हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहल फार्मेसी एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्यूलर एडेप्टेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम सेल्यूलर एडेप्टेशन की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन देखेंगे, जो कि 5 तरह के होते हैं: एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया एंड डिस्प्लेसिया। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सेल्यूलर एडेप्टेशन। जैसा कि हम जानते हैं, कभी भी कोई भी सेल के सामने अगर कोई स्टिम्युलस या तो स्ट्रेस एक्सपोज्ड होता है, सेल के आजू बाजू के एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस होता है, तो वो चेंजेस के सामने सेल खुद को अनुकूलन करने की ट्राई करता है। अगर वो स्ट्रेस माइल्ड होता है तो सेल खुद को वो स्ट्रेस के सामने एडॉप्ट करने की, अनुकूलन करने की ट्राई करता है। अगर वो स्ट्रेस मॉडरेट लेवल का होता है तो सेल में इंजरी होती है, जो कि रिवर्सिबल होती है। और अगर वो स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा हो, परसिस्टेंस हो, बहुत लंबे समय तक वो स्ट्रेस रहता हो, तो सेल में इरिवर्सिबल सेल इंजरी या तो सेल डेथ होती है। पर जब भी बहुत ही माइल्ड लेवल का स्ट्रेस हो, तो सेल वो स्ट्रेस के सामने खुद को एडेप्ट कर लेता है। और जैसे ही वो स्ट्रेस रिमूव हो जाता है तो सेल पहले जैसे अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है। तो ये एडेप्टेशन करने की, ये अनुकूलन साधने की जो सेल की कैपेबिलिटी है, उसे कहेंगे सेल्यूलर एडेप्टेशन। सो सेल्यूलर एडेप्टेशन आर रिवर्सिबल चेंजेस। मतलब कि एक बार सेल में अगर एडेप्टेशन के लिए चेंज हो रहा है, तो वो फिर से जब स्ट्रेस रिमूव हो जाएगा तो सेल अपना ओरिजिनल फॉर्म रीगेन कर सकता है। रिवर्सिबल चेंज इन द साइज, नंबर, फिनोटाइप, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और फंक्शन ऑफ सेल। सेल में कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं? तो सेल की साइज चेंज हो सकती है। नॉर्मल साइज से इंक्रीज या तो डिक्रीज कर सकता है सेल अपनी साइज को। सेल के नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। उसका फिनोटाइप चेंज हो सकते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी या तो फंक्शनैलिटी। तो सेल इस तरह से अपने साइज, नंबर, फिनोटाइप को चेंज करके एनवायरनमेंट के साथ एडेप्टेशन करने की जो कैपेबिलिटी रखता है, उसे कहते हैं सेल्यूलर एडेप्टेशन। दिस एडेप्टिव रिस्पॉन्स आर रिवर्सिबल ऑन द विड्रॉवल ऑफ स्टिम्युलस। जब भी ये स्टिम्युलस, ये स्ट्रेस रिमूव हो जाएगा तो सेल फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा। बट अगर ये स्टिम्युलस परसिस्टेंस होता है, अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है, तो सेल ये चेंजेस के सामने सरवाइव नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है, सेल्यूलर डेथ हो जाती है। तो इस तरह बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ खुद को अनुकूलन करने की कैपेबिलिटी को कहेंगे सेल्यूलर एडेप्टेशन। मेजर 5 डिफरेंट टाइप्स के सेल्यूलर एडेप्टेशन होते हैं: एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया एंड डिस्प्लेसिया। अगर इसको ब्रीफ में देखें तो यहाँ पे देखिए, ये एक नॉर्मल सेल है। तो नॉर्मल सेल जब रिवर्सिबल चेंजेस डेवलप करता है, अगर ये सेल, उसमें से सेल की साइज डिक्रीज हो जाए, तो उसे कहेंगे एट्रोफी। सेल की साइज रिड्यूस हो जाना, डिक्रीज हो जाना। सेकंड है हाइपरट्रोफी। यहाँ पे सेल की साइज नॉर्मल से इंक्रीज हो रही है, तो इसे कहेंगे हाइपरट्रोफी, जब सेल की साइज नॉर्मल साइज से इंक्रीज होती है। थर्ड है हाइपरप्लेसिया, दैट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे 1, 2, 3 सेल हो गए,
तो जब सेल्यूलर नंबर इंक्रीज होते हैं तो वैसे एडेप्टेशन को कहेंगे हाइपरप्लेसिया। नेक्स्ट है मेटाप्लेसिया। तो मेटाप्लेसिया में सेल का फिनोटाइप चेंज होता है, जैसे कि कोल्यूमिनार सेल स्क्वामस में चेंज हो जाएगा, स्क्वामस एपिथेलियल सेल कोल्यूमिनार टाइप में चेंज हो जाएगा, तो उसे कहेंगे मेटाप्लेसिया। एंड फिफ्थ है डिस्प्लेसिया, दैट इज डिसऑर्डर्ड डेवलपमेंट ऑफ सेल। सेल का जो ओरिजिनल डेवलपमेंट होता है उससे वो थोड़ा डिसऑर्डर्ड रहेगा, अलग रहेगा। इस तरह के एडेप्टेशन को कहेंगे डिस्प्लेसिया। तो अभी ये पांचों तरह के सेल्यूलर एडेप्टेशन को हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एट्रोफी की। सो एट्रोफी इज द रिड्यूस्ड साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड साइज ऑफ सेल एंड नंबर ऑफ सेल। जब भी सेल, मानो कि ये नॉर्मल एक सेल है, उसकी साइज से खुद की साइज रिड्यूस कर देता है तो उसे कहेंगे एट्रोफी। उसकी वजह से ये सेल जिस भी ऑर्गन में, जिस भी टिश्यू में होगा, वो ऑर्गन या तो टिश्यू की साइज भी डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह के एडेप्टेशन को कहेंगे हम एट्रोफी। एट्रोफी फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल भी हो सकती है, मतलब कि वो कोई डिजीज़ भी इंड्यूस कर सकती है। अगर पैथोलॉजिकल एट्रोफी है तो एट्रोफी की जो मैकेनिज्म है वो है बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंक्रीज्ड प्रोटीन डिग्रेडेशन। जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होता है सेल में उसका लेवल कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, या तो ऑलरेडी जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसका कैटाबोलिज्म, उसका डिग्रेडेशन इंक्रीज हो जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एट्रोफी की। तो एजिंग के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे कई सारे ऑर्गन्स में एट्रोफी देखने को मिलेगी। उसका जो रीज़न है वो है लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिम्युलेशन। एंडोक्राइन स्टिम्युलेशन मतलब कि हार्मोनल स्टिम्युलेशन। अगर वो हार्मोन्स वो पर्टिकुलर ऑर्गन को मिलना बंद हो जाए तो वो ऑर्गन में धीरे धीरे एट्रोफी दिखने को मिलेगी। और दूसरा रीज़न हो सकता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी में स्क्लेरोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, इश्चेमिया डेवलप होगा और ब्लड कम पहुंचने की वजह से वो सेल में एट्रोफी दिखने को मिलेगी। एग्जाम्पल है एट्रोपी ऑफ लिम्फोइड टिश्यू विद द एज, एट्रोपी ऑफ थाइमस इन एडल्ट लाइफ एंड एट्रोपी ऑफ गोनाड आफ्टर द मेनोपॉज। ये एग्जाम्पल हुए फिजियोलॉजिकल एट्रोफी के। नेक्स्ट हम पैथोलॉजिकल एट्रोफी की एग्जाम्पल की बात करें तो पहला है स्टारवेशन एट्रोफी। जब डेफिशिएंसी है न्यूट्रिशन की, उस कंडीशन में डेवलप होती है स्टारवेशन एट्रोफी। जैसे कि सीवियर इलनेस है, फॉर एग्जांपल कैंसर, तो वो सिचुएशन में सबसे पहले बॉडी में जो फैट एक्यूमुलेट हो रखा है, सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेट हो रखा है उसका डिप्लेटेशन होगा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का कैटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा, उसके बाद फैट का कैटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा और धीरे धीरे फिर प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह की एट्रोफी को कहेंगे हम स्टारवेशन एट्रोफी। सेकंड एग्जाम्पल है इस्चेमिक एट्रोफी। तो जैसा कि हम जानते हैं इस्चेमिया मतलब कि रिड्यूस्ड इन ब्लड फ्लो। तो कोई पर्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी में अगर स्क्लेरोसिस डेवलप हो रखा है तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा और वहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑर्गन की साइज़ है वो श्रिंक हो जाएगी, उसकी साइज़ डिक्रीज हो जाएगी, जिसे कहेंगे इस्चेमिक एट्रोफी। एग्जाम्पल है अगर रीनल आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हुआ है
तो वो पर्टिकुलर किडनी में एट्रोफी देखने को मिलेगी। और सेकंड, अगर सेरिब्रल एथेरोस्क्लेरोसिस है, मतलब कि ब्रेन को ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरी में अगर एथेरोस्क्लेरोसिस है तो ब्रेन में भी एट्रोफी दिखने को मिलेगी। थर्ड एग्जाम्पल है डिसयूज एट्रोफी, मतलब कि ऐसा कोई ऑर्गन, ऐसा कोई बॉडी पार्ट जो फंक्शनली इनएक्टिव है, बहुत ज़्यादा टाइम तक वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो वो पार्ट का जो मसल्स है वो धीरे धीरे करके वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पे एट्रोफी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, वास्टिंग ऑफ मसल ऑफ लिम्ब इमोबिलाइज्ड इन द कास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पैथोलॉजिकल एट्रोफी का, न्यूरोपैथिक एट्रोफी। अगर कोई नर्व डैमेज हो रखी है तो वो नर्व जिस भी मसल में इनर्वेटेड है वहाँ के मसल्स में एट्रोफी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल इन पोलियो। नेक्स्ट है एंडोक्राइन एट्रोफी। तो जब भी एंडोक्राइन स्टिम्युलेशन मिलना कम हो जाए या तो कंप्लीटली बंद हो जाए, तब पर्टिकुलर ऑर्गन में एट्रोफी देखने को मिलेगी, जिसे कहेंगे एंडोक्राइन एट्रोफी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइपोपिट्यूटरी की सिचुएशन है, मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड कम काम कर रही है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि दूसरी ग्लैंड्स जैसे कि थायराइड, एड्रिनल और गोनाड्स को कंट्रोल करती हैं, उसके फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं। अगर हाइपोपिट्यूटरिज्म देखने को मिला तो उसकी वजह से थायराइड, एड्रिनल और गोनाड्स जैसे ऑर्गन में भी एट्रोफी हो सकती है। 6 है इडियोपैथिक एट्रोफी। इडियोपैथिक मतलब कि कोई रीज़न पर्टिकुलरली प्रेजेंट नहीं है, कोई ऑब्वियस रीज़न देखने को नहीं मिल रहा, पर फिर भी पर्टिकुलर ऑर्गन में एट्रोफी हो रखी है, जैसे कि टेस्टिकुलर एट्रोफी इन द मैन। तो इसे ये एग्जाम्पल है पैथोलॉजिकल एट्रोफी के। नेक्स्ट सेल्यूलर एडेप्टेशन है हाइपरट्रोफी, दैट इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन। यहाँ पे सेल की साइज इंक्रीज होती है, ये एक नॉर्मल सेल है, तो जब भी ये सेल की साइज इंक्रीज हो जाए तो उसे कहेंगे हाइपरट्रोफी, जिसकी वजह से वो सेल जो भी ऑर्गन में इन्वॉल्व है वो ऑर्गन की साइज भी इंक्रीज हो जाएगी। ये ऑर्गन में कोई नए सेल नहीं बन रहा है, जस्ट जो ऑलरेडी प्रेजेंट सेल है वो लार्जर हो रहा है, उनकी साइज बढ़ रही है। हाइपरट्रोफी होने की वजह मैकेनिज्म हो सकती है इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ सेल्यूलर प्रोटीन। जब सेल्यूलर प्रोटीन का सिंथेसिस इंक्रीज होता है तो हाइपरट्रोफी होती है। हाइपरट्रोफी भी फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल दो टाइप की होती है, और इट इज़ कोज्ड बाय इंक्रीज फंक्शनल डिमांड और बाय स्टिमुलेशन ऑफ हार्मोन एंड ग्रोथ फैक्टर। क्यों हाइपरट्रोफी होती है? तो वो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन जिसका फंक्शनल डिमांड इंक्रीज हो रखा है, या तो वो ऑर्गन को कुछ ज़्यादा ही हार्मोनल स्टिम्युलेशन या तो ग्रोथ फैक्टर का स्टिम्युलेशन मिल रहा है, जिसकी वजह से वो ऑर्गन में हमें हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। पहले बात करते हैं फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी की। सो एनलार्ज साइज ऑफ यूटेरस इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के वक्त जो फीमेल का यूटेरस है वहाँ पे एक बेबी ग्रो हो रहा है, जिसकी वजह से वो यूटेरस का एक्सपांड होना नेसेसरी है, उसका ग्रोथ होना नेसेसरी है, और वहाँ पे क्या होता है, हाइपरट्रोफी एज वेल एज हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया दैट इज इंक्रीज इन द सेल नंबर, हाइपरट्रोफी दैट इज इंक्रीज इन द सेल साइज। तो यूटेरस में जो ऑलरेडी सेल प्रेजेंट है उसकी साइज भी इंक्रीज होती है, साथ ही में उसके नंबर भी इंक्रीज होते हैं ताकि वो यूटेरस में एक बेबी ग्रो हो सके। तो वो एक फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। फर्स्ट एग्जाम्पल है हाइपरट्रोफी ऑफ कार्डियक मसल इन केस ऑफ सिस्टेमेटिक हाइपरटेंशन एंड एओर्टिक वाल्व डिजीज।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाइपरट्रोफी ऑफ स्केलेटल मसल, दैट इज हाइपरट्रोफाइड मसल इन द एथलेट्स एंड मैनुअल लेबर्स। तो जो एथलेट्स है जो स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं वैसे लोग, और साथ ही में जो मैनुअल लेबरर है जो मजदूरी का काम करते हैं, फिजिकली हार्ड वर्क करते हैं, उन लोगों में स्केलेटल मसल हाइपरट्रोफाइज होते हैं क्योंकि उनको उनकी फंक्शनल डिमांड इंक्रीज होती है। तो वो है एग्जाम्पल ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। थर्ड एग्जाम्पल है कंपेंसेटरी हाइपरट्रोफी, दैट इज इट मे अकर इन एन ऑर्गन व्हेन द कॉन्ट्रालेटरल ऑर्गन इज रिमूव्ड। तो कोई ऑर्गन जो कि पेयर्ड में है, जैसे कि किडनी, वो पेयर में है, 2 किडनी होती है हमारे। तो अगर एक ऑर्गन को हम रिमूव कर दें, एक किडनी को हम रिमूव कर दें, नेफ्रेक्टोमी कर दें, तो उसका फंक्शन को कंपेंसेट करने के लिए जो दूसरी किडनी है उसमें जो नेफ्रॉन के नंबर्स एंड नेफ्रॉन की साइज दोनों इंक्रीज हो जाती है, जिसे कहेंगे कंपेंसेटरी हाइपरट्रोफी। दैट इज फॉलोइंग द नेफ्रोक्टोमी ऑन वन साइड there is a compensatory hypertrophy as well as hyperplasia of the nephron of other kidney. एग्जाम्पल है कंपेंसेटरी हाइपरट्रोफी का। थर्ड सेल्यूलर एडेप्टेशन है हाइपरप्लेसिया, दैट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेरेन्काइमल सेल। तो यहाँ पे जो सेल के नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। मानो कि पहले 2 सेल प्रेजेंट थे, अभी वहाँ पे 2 की जगह पे 6, 8, 20, 25 जितने सेल प्रेजेंट हो रखे हैं, तो उसे कहेंगे हाइपरप्लेसिया, दैट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। जनरली हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया एक साथ में ही देखने को मिलते हैं। हमने आगे एग्जांपल देखा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यूटेरस में हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। हाइपरप्लेसिया की जो मैकेनिज्म है, रीज़न है, वो है रिजल्ट ऑफ ग्रोथ फैक्टर ड्राइवन प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर सेल एंड इंक्रीज आउटपुट ऑफ न्यू सेल फ्रॉम द टिश्यू स्टेम सेल। स्टेम सेल में से बहुत ही ज़्यादा नए सेल का आउटपुट होना, या तो ग्रोथ फैक्टर की वजह से मैच्योर सेल का प्रोलिफरेशन होगा। जो भी ह्यूमन बॉडी में जितने भी सेल हैं वो सारे सेल ये हाइपरप्लेसिया की कैपेबिलिटी नहीं रखते। सिर्फ जो लेबाइल सेल है, जिसमें आएगा एपिथेलियल सेल ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सेल ऑफ बोन मैरो एंड लिम्फ नोड, और दूसरा स्टेबल सेल जैसे कि सेल्स ऑफ लीवर, पेनक्रियास, किडनी, एड्रिनल एंड थायराइड, दे कैन गो हाइपरप्लेसिया। तो उसमें हाइपरप्लेसिया देखने को मिल सकता है लेबाइल सेल में और स्टेबल सेल में। पर जो परमानेंट सेल है जैसे कि न्यूरॉन, कार्डियक एंड स्केलेटल मसल, उसमें हाइपरप्लेसिया देखने को नहीं मिलता, या तो एकदम ही ना के बराबर मिलता है। तो ये परमानेंट सेल में हाइपरप्लेसिया देखने को नहीं मिलता। अगेन हाइपरप्लेसिया फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल 2 टाइप के हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया अगेन 2 टाइप में डिवाइड हो गए, हार्मोनल हाइपरप्लेसिया एंड द कंपेंसेटरी हाइपरप्लेसिया। हार्मोनल हाइपरप्लेसिया मतलब कि हार्मोन की इन्फ्लुएंस में सेल के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, जिसका रीज़न है कि हार्मोनल स्टिमुलेशन। फॉर एग्जाम्पल hyperplasia of female breast at the puberty, during pregnancy and lactation, then hyperplasia of pregnant uterus, then proliferative activity of normal endometrium after a normal menstrual cycle, and the prostatic hyperplasia in old age. तो ये सारे एग्जाम्पल है कि जब भी हार्मोन स्टिमुलेशन ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स में हाइपरप्लेसिया देखने को मिल रहा है। सेकंड एग्जाम्पल है कंपेंसेटरी हाइपरप्लेसिया का। तो जैसे कि हमने बात की कि अगर कोई पेयर्ड ऑर्गन है तो उसमें से एक ऑर्गन रिमूव कर रहा है, या तो कोई एक ही ऑर्गन है जैसे कि लीवर, अगर लीवर में पार्शियल हिपेटोक्टोमी हम परफॉर्म कर रहे हैं, थोड़ा सा लीवर का
पोर्शन हम रिमूव कर रहे हैं तो वहाँ पे लीवर के नए सेल फिर से बन जाएंगे, जिसे कहेंगे हम कंपेंसेटरी हाइपरप्लेसिया। दैट इज एग्जाम्पल है रीजनरेशन ऑफ लीवर following the partial hepatectomy, regeneration of epidermis after the skin abrasion, एंड अगेन सिमिलर एग्जाम्पल, अगर हम वन साइड नेफ्रेक्टोमी परफॉर्म करेंगे तो दूसरी किडनी के जो नेफ्रॉन्स है उसके नंबर एंड साइज दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल हुए फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया के। जो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया है वो है ड्यू टू द एक्सेसिव स्टिम्युलेशन ऑफ हार्मोन और ग्रोथ फैक्टर। बॉडी की रिक्वायरमेंट से अधिक ही, कुछ ज़्यादा ही हार्मोनल या तो ग्रोथ फैक्टर का स्टिम्युलेशन मिल रहा है, जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल है इस्ट्रोजन का एक्सेस सिक्रेशन हो, इस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाए तो एंडोमेट्रियम दैट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस, वहाँ पे हाइपरप्लेसिया देखने को मिलेंगे। और दूसरा है एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ स्किन वार्ड फ्रॉम द हाइपरप्लेसिया ऑफ एपिडर्मिस ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये एग्जाम्पल है पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया के। फोर्थ एडेप्टेशन है मेटाप्लासिया, दैट इज रिवर्सिबल चेंज इन द वन डिफरेंशिएटेड सेल टाइप which is replaced by the another cell type. ऑलरेडी एक फॉर्म्ड सेल है जो कि दूसरे फॉर्म में अभी चेंज हो रहा है, उसका फिनोटाइप चेंज हो रहा है, जिसे कहेंगे हम मेटाप्लेसिया। यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू एबनॉर्मल स्टिम्युली एंड ऑफन रिवर्ट बैक टू द नॉर्मल ऑन द रिमूवल ऑफ स्टिम्युलस। जब भी स्टिम्युलस को दूर कर देंगे उसका विड्रॉवल हो जाएगा तो ये मेटाप्लेसिया एडेप्टेशन रिवर्सिबल हो जाएगा, फिर से सेल अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा। 3 कॉमन मेटाप्लेसिया है जो कि है एक एपिथेलियल सेल कोल्यूमिनार टू स्क्वामस में चेंज हो जाएंगे, स्क्वामस एपिथेलियल सेल कोल्यूमिनार एपिथेलियल सेल में चेंज हो जाएंगे, और फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन अदर टिश्यू दैट इज कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेसिया। हर एक का हम एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट है कोल्यूमिनार स्क्वैमस। जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उसके ट्रेकिया और ब्रोनकाई में सीलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियल सेल होते हैं। कौन से? सीलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियल सेल, ये ऐसा नॉर्मल पर्सन में होता है। पर जो पर्सन सिगारेट स्मोकिंग करता हो, परसिस्टेंसली ज़्यादा देर तक बहुत समय से सिगारेट स्मोकिंग करता हूँ, तो उसमें ये ट्रेकिया और ब्रोनकाई के जो कोल्यूमिनार सेल है वो रिप्लेस्ड हो जाएंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल में, जो कि एग्जाम्पल है मेटाप्लेसिया दैट इज फ्रॉम कोल्यूमिनार टू स्क्वामस। सेकंड एग्जाम्पल है स्क्वामस टू कोल्यूमिनार। ये देखने को मिलेगा बेरेट्स इसोफेगस में। तो बेरेट्स इसोफेगस क्या है कि जब भी जनरली ये GERD के पेशेंट में देखने को मिलता है, गेस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, जहाँ पे जो इसोफेगस है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली स्टमक के एसिड के साथ कांटेक्ट में आती है, वहाँ पे हमें ये स्क्वामस टू कोल्यूमिनार मेटाप्लेसिया देखने को मिलेंगे। दैट इज स्क्वामस सेल चेंज हो जाएंगे कोल्यूमिनार सेल में। थर्ड है कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेसिया। तो कोई फॉर एग्जांपल मसल्स में, मस्क्यूलर टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू डेवलप हो रखी है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज, बोन और द एडिपोज टिश्यू in the tissue that normally do not contain this element. For example, intramuscular hemorrhage. तो जब भी इंट्रामस्कुलर हेमरेज होता है तो पॉसिबिलिटी है कि वो हेमरेज्ड बोन में बोन फॉर्मेशन हो जाता है, हड्डी बनना स्टार्ट हो जाती है। ये सिचुएशन को कहेंगे हम मायोसाइटिस ओसिफिकेंस। तो ये एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेसिया का। और लास्ट और आखिरी जो एडेप्टेशन है वो है डिस्प्लेसिया, दैट इज डिसऑर्डर्ड सेल्यूलर डेवलपमेंट
often preceded and accompanied with the metaplasia and hyperplasia. डिस्प्लेसिया के साथ या तो उसके पहले से ही ऑलरेडी मेटाप्लेसिया या तो हाइपरप्लेसिया डेवलप हो रखते हैं। ये जनरली एपिथेलियल सेल में देखने को मिलेंगे और इसका रीज़न है ड्यू टू द क्रोनिक इरिटेशन और द प्रोलोंग्ड इन्फ्लामेशन। जैसे ही स्टिमुलस को हम रिमूव कर देंगे, ये चेंजेस है, एडेप्टेशन के चेंजेस डिसअपियर हो जाएंगे, सेल अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएंगे। जो ये डिसऑर्डर्ड डेवलपमेंट हो रखता है वो सेल्यूलर चेंजेस क्या आते हैं, तो वो साइटोलॉजिकल चेंजेस में एग्जाम्पल है एक इंक्रीज्ड नंबर ऑफ लेयर of epithelial cell, then disorderly arrangement of cell from basal layer to the surface layer and loss of basal polarity. That is nucleus है वो basal membrane से कुछ ज़्यादा ही दूर हो रखता है। तो इस तरह के disordered development of cells को कहेंगे dysplasia। तो इस तरह से हमने ये वीडियो में देखा कि सेल्यूलर एडेप्टेशन क्या है। तो सेल खुद एक कैपेबिलिटी रखता है कि आसपास के अगर सेल्यूलर एनवायरनमेंट में चेंज हो रखता है तो उसके सामने वो खुद को अनुकूलन कर सके, खुद का अनुकूलन कर सके, खुद को एडजस्ट कर सके, उसे कहेंगे सेल्यूलर एडेप्टेशन। 5 तरह के सेल्यूलर एडेप्टेशन होंगे: एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया एंड डिस्प्लेसिया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड subscribe my YouTube channel. Thank you.